बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 10 है। और लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज हम लोगों ने जो टॉपिक समझना है, जिस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ना है, वो टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के साथ साथ हमने एग्जांपल नंबर 2.2 और एग्जांपल नंबर 2.3 भी हमने पढ़नी है। लेकिन टॉपिक को और लेक्चर को आगाज करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी वीडियो के राइट टॉप पर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके आपने रेजोल्यूशन को मिनिमम 720 कर लेना है और मोबाइल की ब्राइटनेस को फुल कर लेना है। और ब्राइटनेस को फुल करने के बाद आपने लैंडस्केप में कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको एक तो आवाज क्लियर सुनाई देगी और दूसरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हर वर्ड जो है वो आपको बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर सुनाई देगा। और उसके साथ साथ अगर तो आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और मेरे लेक्चर्स अच्छे हैं, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और इसको दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करना है। और इसके साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को सुनने के दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन माइंड में आता है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी बात क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं फ्री टाइम में इंशाल्लाह उसका जरूर 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 रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन पे आपने जरूर अमल करना है। और अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर के बाद हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2.2 और एग्जांपल नंबर 2.3। तो देखें जी, पोजीशन वेक्टर क्या है। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which describes location of a point with respect to origin is called पोजीशन वेक्टर। तो देखें जी, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि पोजीशन वेक्टर है क्या। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन का मतलब है मकाम बताता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, उसका ओरिजिन भी हो सकता है। तो क्या है, ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। अब इस चीज को हम जरा डायग्राम बना के क्लियर करते हैं कि कैसे ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो ये आपको पता है कि ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप कोई पॉइंट लेते हैं P। अब इस P पॉइंट की आपको क्या बतानी है, लोकेशन बतानी है। किसके लिहाज से लोकेशन बतानी है इस P पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये आपका क्या है, ओरिजिन है, जिसको आप 0 0 का पॉइंट भी कह सकते हैं। तो अब जाहिर बात है, अब इस पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताने के लिए आप यहां पर एक वेक्टर ड्रा करेंगे। और ये जो मैंने वेक्टर ड्रा किया है, इस वेक्टर को मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, और इसको मैं जाहिर, इसको हम सिंबल जो देते हैं वो है R। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R पोजीशन वेक्टर। तो अब अगर जरा आप डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट के लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसके ओरिजिन के लिहाज से। अब इसमें ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर तो हम ले रहे हैं प्लेन, जैसे अब ये एक्स वाई प्लेन है, सिर्फ ये प्लेन है, ये स्पेस नहीं है, ये प्लेन है। अब इसमें आपको पता है कि इस पॉइंट P पॉइंट तक मूव करने के लिए
जितना मैं एक्स एक्सिस पे जाऊंगा उसको मैं फॉर एग्जांपल ए कह देता हूं, और जितना मैं वाई एक्सिस पे मूव करूंगा उसको मैं बी कह देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए और बी पोजीशन वेक्टर के, इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए और बी है। ए क्या है, जितना हम एक्स एक्सिस पे चले, और बी क्या है, जितना हम वाई एक्सिस पे चले उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो हमारे पास क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया। अब अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाएं तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, देखें हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी। अब सिर्फ इन दोनों को ऐड नहीं करना, बल्कि हमने एक काम और के साथ करना है कि अब ये ए अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आपको पता है आई यूनिट वेक्टर होता है, और ये अलोंग वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं जे यूनिट वेक्टर। अब इस तरह से जब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और साथ उनकी डायरेक्शन बताएंगे तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर प्लेन में। तो सबसे पहले ये बात भी आपने माइंड में रखनी है कि ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास कैसे आया है, प्लेन में। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक प्लेन में पोजीशन वेक्टर है, जिसे हम प्लेन वेक्टर भी कह सकते हैं। अब इसी तरह आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि पोजीशन वेक्टर सिर्फ प्लेन में हो, पोजीशन वेक्टर स्पेस में भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और आपको पता है कि स्पेस के अंदर एक और एक्सिस भी होता है जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। और अब अगर यहां पे हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं P, तो इस केस में इस P पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए जो पोजीशन वेक्टर R हम यूज करेंगे वो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब जितना वो x एक्सिस पे चलेगा वो A होगा, जितना वो y एक्सिस पे चलेगा वो B होगा, और जितना उस पॉइंट तक, क्योंकि ये आपको पता है z एक्सिस जो है ना ये बाहर होता है, बाहर की तरफ होता है, तो जितना उस पोजीशन वेक्टर से z एक्सिस का जो फासला होगा उसे हम c से जाहिर करेंगे। उसे हम किससे जाहिर करेंगे, c से। तो ये हमारा c होगा। तो अब इस केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 होंगे, a, b और c। अब जाहिर बात है स्पेस के अंदर जो हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो वो हमारा बनेगा a, और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस बी, और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जे यूनिट वेक्टर, फिर प्लस सी, और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर। और ये आर पोजीशन वेक्टर क्या है, स्पेस वेक्टर है। ये स्पेस में पोजीशन बता रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि इन स्पेस। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्पेस में बनने वाला पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। तो इस तरह से ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर प्लेन में भी बन सकता है और पोजीशन वेक्टर स्पेस में भी बन सकता है। तो अब पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2.2 की तरफ। तो सबसे पहले आप ये बात माइंड में बिठा लें कि एग्जाम्पल नंबर 2.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.2 के पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहता है 2 forces of magnitude 10 Newton and 20 Newton act on a body in the directions making an angle 30 degree and 60 degree respectively with x-axis. Find the resultant vector. अब हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन की है, एक 20 न्यूटन की है, और वो किस एंगल पर लग रही है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर, और हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब ये आपका जो एग्जांपल है ये होनी है, हमने टॉपिक पढ़ा था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और उसके अंदर मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। अगर आपको वो 5 स्टेप्स याद हैं तो हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं। तो देखिए जी, अब उसमें वो 5 स्टेप्स क्या थे। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो पहली जो फोर्स गिवन है F1 है, दूसरी जो फोर्स गिवन है F2 है, और आपको जो एंगल गिवन है वो θ1 है, और दूसरा एंगल जो गिवन है वो θ2 है। अब आपने फाइंड करनी है रिजल्टेंट फोर्स। तो उसके लिए आप पहले ये कह दें कि स्टेप 1 क्या है, कि स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया था, उसमें जब हमने वो टॉपिक किया था तो हमने तमाम फोर्सेस का x कंपोनेंट फाइंड किया था। तो उसके साथ साथ फिर हमने क्या किया था कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड किया था। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। स्टेप 1 क्या है कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। तो सॉरी, पहली फोर्स का x कंपोनेंट, दूसरी फोर्स का x कंपोनेंट, फिर हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। इसी तरह पहली फोर्स का y कंपोनेंट, दूसरी फोर्स का y कंपोनेंट, फिर उसके बाद फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। तो देखिए स्टेप 1 के अंदर हमने क्या करना है, तमाम फोर्सेस का x कंपोनेंट फाइंड करना। तो x कंपोनेंट कैसे आएगा, देखें पहले का x कंपोनेंट आएगा F1x, और वो आपको पता है x कंपोनेंट में cos थीटा आता है, तो ये आएगा F1 cos θ1। अब F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 86.6 न्यूटन F1x आ गया। इस तरह F2 का x कंपोनेंट क्या आएगा, F2x, और वो आ जाएगा F2 cos θ2। अब इसमें फोर्स F2 पुट होगी 20 न्यूटन, और एंगल θ2 पुट होगा 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन। तो आपके पास F2x कितनी आई, 10 न्यूटन आई। इसी तरह हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करने हैं y कंपोनेंट्स। अब y कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, F1y। अब F1y हमारे पास कैसे आएगा, F1 sin θ1। अब आपको पता है y कंपोनेंट में sin आता है, तो F1y आएगा F1 sin θ1। तो F1 क्या है 10 और थीटा क्या है 30 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। इसी तरह F2y क्या है, F2 sin θ2, तो इसमें आएगा F2 की जगह F2 की वैल्यू और θ2 की जगह θ2 की वैल्यू। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास F2y आएगा। अब हमने क्या किया है, जो फोर्सेस गिवन थी उनके x कंपोनेंट्स भी फाइंड कर लिए, उनके y कंपोनेंट्स भी फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। तो देखें कि स्टेप 3 के अंदर हम रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा, fx होगा, तो ये इक्वल होगा F1x प्लस F2x, और F1x हम पीछे फाइंड कर रहे हैं और F2x भी फाइंड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह रिजल्टेंट का y कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, Fy F1y प्लस F2y। तो F1y भी हम फाइंड कर रहे हैं, F2y भी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, वैल्यूज पुट करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी 20 न्यूटन। अब यहाँ पे हमने एंगल थीटा भी फाइंड करना होता है, जो कि उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर की। तो अब वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx। Fy भी हमने फाइंड किया होगा ये वाला, और Fx भी हमने फाइंड किया हुआ ये वाला। ये पुट करेंगे, tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 50 डिग्री। इसका मतलब वो रिजल्टेंट वेक्टर प्लेन के अंदर कहां पे बन रहा है, 50 डिग्री पर बन रहा है। तो ये हमारी थी एग्जांपल नंबर 2.2। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2.3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी मैं बता दूं कि एग्जांपल 2.3 भी इस चैप्टर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल 2.3 क्या है। तो सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट देख लें, वो कहता है फाइंड द एंगल। तो इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने एंगल फाइंड करना है बिटवीन द टू फोर्सेस। कोई सी भी दो फोर्सेस हैं उनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या है वो दोनों फोर्सेस, क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। When the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये चीज क्लियर कर लें कि दो फोर्सेस हैं और उन दो फोर्सेस के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। अब वो कहता है वो जो जब उन दो फोर्सेस को आप ऐड करोगे तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी उन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स के या दोनों फोर्सेस के इक्वल होगा, और उन दो फोर्सेस के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, एंगल। देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक फोर्स है F1 और एक और फोर्स है F2। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो अब इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट बनाते हैं। तो हम कह देते हैं ये हमारा है ये रिजल्टेंट,
ठीक है, ये इन दोनों फोर्सेस F1 और F2 का रिजल्टेंट है और इसको मैं कह देता हूं कि ये क्या है, F है। अब वो कहता है कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल फाइंड करो और जितनी इस फोर्स की लेंथ है उतनी ही इस फोर्स की लेंथ है और उतनी ही उन दोनों के रिजल्टेंट की लेंथ है। अब ज्यादातर बच्चों से मैं पूछूंगा, क्योंकि ये एक किस्म की ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है, तो मैं पूछूंगा कि इन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना होगा, तो आप में से ज्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो किसी भी दो साइड्स के दरमियान वो 60 डिग्री का होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने ये बात भूलनी नहीं है कि ये हमारे पास ट्रायंगल नहीं है बल्कि ये वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स में आप अपनी मर्जी से किसी भी एंगल को नहीं ले सकते, जो एंगल आपको बताया जाए आपने वही फाइंड करना है। तो इस केस में वो एंगल जो आपने फाइंड करना है वो असल में, अगर आप इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दें तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना वो फाइंड करना है। अब क्योंकि अभी तक ये एंगल हमें पता नहीं है तो इस एंगल को हम थीटा कह देते हैं। तो अब सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट क्लियर कर लें कि हमने ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है और किन दो फोर्सेस के दरमियान, F1 और F2 के दरमियान। तो अब जरा क्वेश्चन को क्लियर करें, वो कहते हैं फाइंड द एंगल थीटा, ये वाला, बिटवीन टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। Then the magnitude of their resultant, और इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दिस फोर्सेस। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक या दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो चलें जब हम ये एंगल थीटा फाइंड आउट करते हैं तो अब इसमें भी वही काम करना है कि आपने रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है। आपको पता है कि कोई भी रिजल्टेंट है आप कैसे फाइंड करते हैं। आप फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट का x कंपोनेंट अगर आपने फाइंड करना है तो आप जितने भी उसमें वेक्टर्स हैं उनके x कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो देखिए अब इसको आप यहाँ पे क्योंकि मैंने f लिया है तो इसको fx भी कह सकते हैं और rx भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे आपने fx कहना होता है लेकिन यहाँ चले rx लिखा हुआ तो मैं rx कह देता हूँ और हम कह देते हैं कि हमारे पास ये जो rx है ये इक्वल है f1x प्लस f2x के, और f1x है f1 cos थीटा और f2x है f2 cos थीटा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि f1 ये एंगल हमने क्या लिया है, 0 लिया। क्यों? क्योंकि ये f1 फोर्स है और ये अलोंग द x एक्सिस है, तो f1x भी अलोंग x एक्सिस होता है, f1 भी अलोंग x एक्सिस है। ये रिजल्टेंट और ये दोनों पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा, इसलिए यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया और f2x की जगह लिखा है f2 cos थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एंगल पता नहीं है ये वाला तो हमने थीटा ही पुट कर दिया। अब cos 0 1 होता है तो इसलिए ये f1 बचा प्लस f2 cos थीटा, तो ये हमारे पास rx आ गया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करके हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, फिलहाल हमने इसको रोक देना। अब इसी तरह हमने r कंपोनेंट फाइंड करना है रिजल्टेंट का, तो हम क्या करेंगे, जितने वेक्टर्स गिवन है उनके y कंपोनेंट ऐड कर देंगे, तो ry इज इक्वल टू f1y प्लस f2y। अब यहाँ पे फिर वही चीज f1y f1 sin थीटा और f2 sin थीटा। अब y इसकी जगह फिर हमारा एंगल क्या आ जाएगा, वही जैसे यहाँ पे 0 था ये भी 0 हो जाएगा, तो f2 sin थीटा। वैसे अब sin 0 0 होता है तो ये सारी टर्म हमारी खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, f2 sin थीटा। तो ry जो है ये क्या है, f2 sin थीटा। अब अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पता है रिजल्टेंट कैसे आता है कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो rx की वैल्यू हमारे पास क्या है, f1 प्लस f2 cos थीटा, वो यहाँ पे पुट कर दी, और ry की वैल्यू क्या है, f2 sin थीटा, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब ये हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर बन गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और इसका स्क्वायर ओपन किया तो f2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप एक चीज देखें कि हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास f1 f2 के इक्वल है, f2 और f1 ये दोनों रिजल्टेंट के इक्वल है, तो ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये सारे ही वेक्टर्स इक्वल हैं तो हम इनको f1 f2 f या r क्यों बोल रहे हैं। हम जब कह रहे हैं कि r इज इक्वल टू f1 f1 इज इक्वल टू f2 f2 इज इक्वल टू f, तो ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो हम इन सारों की जगह पे f लिख देते हैं क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है। तो r की जगह पे भी f, f1 की जगह पे भी f, f2 की जगह पे भी f, f1 f2 f2 की जगह पे सारों की जगह पे f पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन, तो देखें f का स्क्वायर वैसे और ये 2f स्क्वायर cos थीटा को मैंने इधर लिख दिया और इसको इन दोनों को
मैंने इकट्ठा लिख के ना एफ स्क्वायर कॉमन लिया। अब आपको पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ बचा एफ स्क्वायर। तो ये सारी चीज आ गई। अब एफ स्क्वायर, अब मैं क्या करता हूँ, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और ये वाला 2f स्क्वायर cos थीटा वैसे। अब मैं इसका जब बोथ साइड स्क्वायर लूंगा तो ये f स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये चीज आ गई। अब ये 2f स्क्वायर इधर प्लस का इधर आएगा माइनस को, तो मेरे पास 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर गया तो माइनस f का स्क्वायर, और ये चीज वैसे। अब f स्क्वायर से कैंसिल, ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। अब cos उधर जाके इनवर्स होगा तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 120 डिग्री आएगा। तो अब आपको पता लग गया कि ये वाला एंगल थीटा जो है ये हमारे पास क्या है 120 डिग्री। तो यही एंगल हमने फाइंड करना था। तो ये हमारा एक 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।